हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया सर्कुलर। जी हाँ, सर्कुलर नंबर 165 बाय 21 बाय 2021। कल ही 17 ऑफ नवंबर 2021 को हमारे पास ये सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर हमारे पास डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स यानी डायनामिक क्यूआर कोड से रिलेटेड है, जो कि हमारे पास कंपलसरी कर दिया गया था 21 मार्च 2020 को बाय नोटिफिकेशन नंबर 14 बाय 2020। तो इससे रिलेटेड कुछ एक क्लैरिफिकेशंस और रिप्रेजेंटेशंस मांगी जा रही थी जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिसमें लोगों को कंफ्यूजन था। तो देखते हैं गाइस इसमें क्या क्लैरिफिकेशंस आई हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें क्लैरिफिकेशन मांगी किस चीज पे जा रही थी। एक्चुअली कुछ एक लोग जो हमारे पास रिसिपिएंट थे, जो सर्विसेज रिसिपिएंट कहाँ लोकेटेड थे, आउटसाइड इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो था उनका वो कहाँ था, इंडिया में। यानी सर्विस रिसिपिएंट जो थे हमारे पास वो कहाँ थे, आउटसाइड इंडिया। और जो हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई था, जो भी हमने सर्विसेज दी वो कहाँ पे दे रहे थे हम, इंडिया में। रिसिपिएंट तो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन हमने सर्विसेज कहाँ पे दी, इंडिया में थे। और साथ ही साथ जो पेमेंट थी, पेमेंट हमारे पास जो थी, रिसीव्ड बाय सर्विस प्रोवाइडेड, दैट इज इन इंडिया। यानी हमारे पास पैसा भी कहाँ रिसीव हुआ, इंडिया में। ठीक है जी, पेमेंट हमारे पास रिसीव हो गई यहाँ पे, कहाँ पे, इंडिया में। बाहर सिर्फ कौन था, सर्विस रिसीवर था। और जो पेमेंट आई ना, सबसे बड़ी बात ये थी कि पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आई। पेमेंट किस में आई, अदर मोड्स अप्रूव्ड बाय आरबीआई, यानी अप्रूव्ड मोड से आई, जो कि आरबीआई ने अप्रूव किए हुए हैं, बट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं आई। तो इस केस के अंदर द सप्लायर वाज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 4 ऑफ सर्कुलर 156 बाय 12 बाय 2021। हमारे पास जो 21 जून को सर्कुलर आया था, उसमें लिखी हुई कंडीशंस इस वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसमें क्वेश्चन किया जा रहा था, विल बी रिक्वायर्ड टू हैव डायनामिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस, यानी इस केस में भी हमें क्या क्यूआर कोड चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन जो थी ये सरकार से मांगी जा रही थी। ठीक है जी, तो इसमें भी हमारे पास उसी चीज को लिखा हुआ है कि 156 बाय 12 बाय 2021 जो सर्कुलर आया था, इसमें ये डाउट अराइज हो गया कि रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी डायनामिक क्यूआर कोड की ऑन द इनवॉइस would be available to such supplier who receives payment from the recipient located outside India थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड, यानी आरबीआई के अप्रूव्ड मोड से आ रही है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर नहीं आ रही है। इट इज मेंशन दैट द इंटेंशन ऑफ क्लैरिफिकेशन एज पर सीरियल नंबर 4 इन द सैट सर्कुलर वाज नॉट टू डिनाई द रिलैक्सेशन ऑफ दोज केसेस। यानी जो सीरियल नंबर 4 के अंदर क्लैरिफिकेशन दी थी, उसने मना नहीं किया रिलैक्सेशन देने से, वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर एज पर मोड अप्रूव्ड बाय आरबीआई और अदर देन फॉरेन एक्सचेंज। यानी उसमें मना तो नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को इससे रिलेटेड क्या चाहिए थी, क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। तो इसी से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन अभी हम देखेंगे। इन केसेस वेयर द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे वही बताया गया है। देखिए जो मैंने अभी ऊपर बताया था, सप्लायर जो सर्विस है, सर्विस रिसीवर है, वो कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया में। और पेमेंट जो है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है जी, थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ द पेमेंट। यानी पेमेंट जो है वो किससे आई, आरबीआई के अप्रूव्ड मोड से आई। बट एज पर प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहाँ है, इंडिया में। पीओएस कहाँ है, इंडिया में। ठीक है जी, रिसीवर बाहर है, पीओएस इंडिया में है। जो आपके पास पेमेंट रिसीव हुई है वो भी कहाँ रिसीव हुई है, इंडिया में। देन ये देखिए क्या लिखा हुआ आगे, देन सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट। ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास है, देन सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही नहीं मानेंगे। अगर आपके पास क्या है, आपका जो रिसीवर है, रिसीवर इंडिया के बाहर है, आपके पास यहाँ पे क्या है, रिसीवर इंडिया के बाहर है, और सर्विसेज आपके पास जो है उसको दी जा रही है इन इंडिया, और पेमेंट किससे आ रही है, आरबीआई के अप्रूव्ड मोड से आ रही है, तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका रिसीवर बाहर बैठा है, इंडिया में ही पेमेंट हुई, इंडिया में ही आपने सर्विसेज दे दी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसे एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अब क्या था,
क्या आपके पास इसके अंदर भी डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आपको डायनामिक क्यूआर कोड लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइज इसका आंसर दे दिया गया है नो। Whenever an invoice is issued to a recipient located outside India, invoice हमने किसको दिया? A recipient who is located outside India for the supply of services for which the place of supply कहाँ है हमारा? place of supply भी तो इंडिया में है as per provisions of the IGST Act, and the payment is received by supplier. Payment किस में receive हुई? In convertible foreign exchange और in Indian rupee, यानी foreign exchange के अंदर भी आ सकती है और या फिर Indian rupees में भी आ सकती है। Wherever permitted by RBI, such invoice may be issued without डायनामिक क्यूआर कोड, यानी इशू किए जा सकते हैं इनवॉइस में भी, यानी आप इशू कर सकते हैं विदाउट हैविंग क्यूआर कोड, यानी अगर उसके क्यूआर कोड के साथ इशू कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यूआर कोड के बिना इशू कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एज सच डायनामिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज्ड बाय द रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर पेमेंट टू द सप्लायर, यानी वो यूज तो आप कर नहीं सकते ना पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट करने के लिए सप्लायर को वो क्यूआर कोड आपके यूज नहीं होंगे, तो आप अगर उसे यूज नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज ये हमारे पास नए सर्कुलर की आज हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।